में देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं बरेली कचहरी में और मेरे कैमरे में देख रहे होंगे अरविंद कुमार जी है। बरेली के बहुत लीडिंग लॉयर हैं, फौजदारी के बहुत नामचीन वकील हैं, बरेली बार के इस समय मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। आज आपसे बात करने जा रहे हैं साक्ष्य अधिनियम पर, एविडेंस पर। अक्सर मुकदमे के दौरान एविडेंस किस तरीके के होने चाहिए, किस तरीके का सबूत का भार होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हैं अरविंद कुमार जी से। गौर से सुनिए उनकी बात। एविडेंस आपका क्या महत्व है डिसीजन से पहले और कोर्ट में हम अपने लेके जाते हैं फरियादी की बात? देखिए, हर विधा में, चाहे क्रिमिनल की हो, चाहे सिविल की हो, चाहे रेवेन्यू की हो, चाहे कॉर्पोरेट की हो, हर जगह साक्ष्य अधिनियम का सबसे ज़्यादा महत्व है। जैसे आप सोचते हैं आपके पास राइफल है, बंदूक है, पेटेंट टैंक है, हर एक में गोलियों की बहुत महत्व होता है, ऐसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में का बहुत महत्व है। जैसे कोई आदमी, फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी एक मुकदमा लेके आता है कि साहब ये भैंस मेरी है, तो आप किस एविडेंस से करेंगे उसे? या तो ओरल एविडेंस से करेंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से करेंगे। इस संबंध में मैं आपको 3-4 एग्जाम्पलें बता रहा हूँ तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक हर केस में मे प्रिज्यूम होता है। आप कोई भी मुकदमा, कोई भी पक्षकार डालता है तो वो मे प्रिज्यूम होता है। वो मे प्रिज्यूम से शैल प्रिज्यूम कब आएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शैल प्रिज्यूम आने के लिए आपको होता है ओरल एविडेंस होगी, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होगी, हियर से एविडेंस का कोई महत्व नहीं है। अगर ये हो गया उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, प्राइमरी होगी। जब प्राइमरी नहीं होगी तो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। जब ये सारी चीज़ होंगी तो कंक्लूसिव प्रूफ में आएगा, और कंक्लूसिव प्रूफ में आने के बाद मुकदमे में जीत या हार होगी। अब यहीं पे 2 चीज़ें मैं आपके सामने और बहुत स्पष्ट कर दूँ कि एविडेंस कैसी होती है। क्रेडिबल होती है, ट्रूथफुल होती है, रिलायबल होती है। क्रेडिबल, ट्रूथफुल और रिलायबल में बहुत छोटा सा अंतर। उस अंतर को समझने के लिए सभी जनमानस को ध्यान रखना पड़ेगा कि ए इज़ द हस्बैंड, बी इज़ द वाइफ एंड सी इज़ द चाइल्ड। वो सिविल लाइन्स में रह रहे हैं। एवरीबडी नोज सी इज़ द सन ऑफ ए बी। ये क्या है? सच्चाई। ए जानता है सी मेरा बच्चा है जो बी से पैदा है, यह है क्रेडिबल। ओनली बी नोज हु सन इज सी, यह है रिलायबल। तो आपको पता रिलायबल, क्रेडिबल और ट्रूथफुल में कितना अंतर है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो साक्ष्य में यह है कि रिलायबिलिटी वो भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली श्रेणी है टोटली रिलायबल, पूर्ण रूप से विश्वसनीय। दूसरा है पार्शली रिलायबल, तीसरा है टोटली अनरिलायबल। जहाँ पर एविडेंस टोटली रिलायबल है, नो कोर्ट कैन एक्यूट द पर्सन, कोई अदालत उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, मुकदमा हरा नहीं सकती है। जहाँ भी साक्ष्य अधिनियम में पार्शियली रिलायबल है, वो हालत में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपके हक में दे, आपके खिलाफ दे। जहाँ एविडेंस टोटली अनरिलायबल होती है वहाँ कोई कोर्ट सजा नहीं कर सकती, कोई मुकदमे को हरा नहीं सकती। तो एविडेंस एक्ट का कितना महत्व है। अब मैं आपके सामने बहुत नट सेल में इस संबंध में आपको होता है, मेरे वीडियो भी चल रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। एविडेंस एक्ट बहुत छोटा एक्ट है, बहुत समझदार है, बहुत उस एक्ट में इतनी गहराई है कि हम जैसे 20 बार जन्म लें तब भी उस एक्ट की गहराई को नहीं छू सकते। ना कोई जज छू सकता है, ना कोई वकील जानता है, ना गहरा है। उस एविडेंस एक्ट को समझने के लिए आम जनता को ये चाहिए कि उस एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन है। 167 सेक्शन को आप डिवाइड कैसे करिएगा? उसे 11 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया। अब 11 चैप्टर डिवाइड कर दिया, आदमी को उस चैप्टरों में छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कौन तथ्य सुसंगत है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपके सामने एक घर के अंदर मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का मर्डर हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? माँ बाप। अगर वो नहीं बताते हैं बच्चों का मर्डर किसने किया, तो ये 106 एविडेंस एक्ट में है, द फैक्ट विच इज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द मर्डर लाइज ऑन दैट पर्सन।
रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट 5 से 55 तक दी गई है। कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, कौन से तथ्य असंगत होंगे, इस बारे में मैं आपके सामने बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2 लोग कमरे में बैठे हुए, उस कमरे से निकलते हुए एक व्यक्ति को आदमी ने देखा, वो तलवार लिए निकलना है, तलवार खून से लगी हुई है, और जब वो आदमी दूसरा अंदर जाता है तो देखता है एक आदमी मरा पड़ा है, तो इसकी इतनी एविडेंस से सजा हो जाएगी। ये सुसंगत है। इसी में दूसरा है सेक्शन 8 जैसा मोटिव। हर मुकदमा कोई ना कोई मोटिव होगा अपराध करने का, कोई ना कोई मोटिव होगा फॉल्स इम्प्लीकेशन का। ऑल ऑफ सडन कम मुकदमे होते हैं, नहीं तो हर एक के पीछे मोटिव है। अब मोटिव के बारे में जब मैं आपसे बात कह रहा हूँ तो यहाँ 2 तरह की एविडेंस है, एक डायरेक्ट एविडेंस है और एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस क्या होगी? उसमें चक्षु साक्षी होगा, आई विटनेस अकाउंट होगा, मेडिकल कार्बोरेशन होगा, सारी परिस्थितियाँ होंगी। और परिस्थितियाँ साक्ष्य क्या है? परिस्थितियाँ साक्ष्य में कोई साक्ष्य नहीं होता है, उसमें कड़ियाँ हैं। उसके 5 गोल्डन प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है मोटिव, कि उस अपराध करने का क्या आशय था। दूसरा उसमें होता है लास्ट सीन, अंतिम बार आदमी का साथ देखा जाना। तीसरा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, सन स्वीकृति। चौथा होता है रिकवरी डिस्कवरी, कोई चीज़ बरामद। 5वां होता है एनी अदर सर्कमस्टांस विद कनेक्ट द एक्यूज्ड विद द क्राइम। तो ये 2 चीज़ें हैं, या तो डायरेक्ट एविडेंस पे बेस करेगा या परिस्थितियाँ साक्ष्य पे करेगा। अब इसमें एक चीज़ और है जो आप लोग देखते हैं, कभी कभी एलिबाई की प्ली ली जाती है अन्यथा। बहुत बार हुआ है, अपराध यहाँ हुआ, मुलजिम ने लिया, साहब हम तो बम्बई में थे, तो बर्डन किस पे आ गया? मुलजिम के ऊपर। इसमें बहुत गोल्डन प्रिंसिपल निर्भया कांड, दिल्ली का निर्भया कांड था, उसमें मुलजिमों ने ये लिया कि हम साहब एक क्लब में थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्लब वाली एविडेंस नहीं है जब तक पूरी तरह से ऐसी एविडेंस ना हो कि इसकी वहाँ से उपस्थिति ना हो। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरठ में 1-2 मुलजिम बंद थे, उनकी दुश्मनी मुरादाबाद में चल रही थी। वहाँ के जेलर से उन्होंने सांठगांठ की, और सांठगांठ करने के बाद मुरादाबाद में आके उन्होंने मर्डर कर दिया। उसके बाद जेल में जाके बंद हो गए। जेल के रिकॉर्ड में दिखाया कि वो कस्टडी में है, एलिबाई की प्ली ली, मगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज था, उसमें उन्हें मर्डर करते देखा गया और उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ। आपको बता दें, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक सजा हुई, उस जेलर को भी कॉन्स्पिरेसी में सजा हुई। तो ये एलिबाई की प्ली आती है। तो ये जो एलिबाई की प्ली है, अब उसके बाद आता है 2 चीज़ें और आपके सामने, मोटा एडमिशन और कन्फेशन। एडमिशन सेक्शन 17 में है। एडमिशन सिविल में अप्लाई होता है, मगर एडमिशन क्रिमिनल में भी अप्लाई होता है। जैसे किसी मामले में अब रिपोर्ट लिखे जाने से पहले व्यक्ति आपसे जाके स्वीकृति कर लेता है, एसएसपी के वहाँ स्वीकृति करता है, डीएम के वहाँ स्वीकृति करता है, साहब मैंने ये अपराध किया, तो वो एडमिशन कहलाता है। इसका भी एक उदाहरण दे रहा हूँ। बरेली में एक मर्डर हुआ था एक दरोगा का, जिसमें शबनम एक दरोगा मुलजिम थी। उसने एफआईआर होने से पहले जाके एसएसपी से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अपने साथी को मार दिया। उस समय तक कोई एफआईआर नहीं थी। बदनसीबी से उस केस में मैं वादी की तरफ से था। यही बात प्ली हुई, यहाँ पर एक जज साहब थे, उनके सामने प्ली हुई, और सारी जुगाड़ तुगाड़ होने के बाद उन्होंने कहा साहब ये एडमिशन है और प्रायर लॉजिंग एफआईआर है, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो मैंने उसमें कहा ये एडमिशन इन हालतों में एडमिसिबल है, और उन हालतों में एडमिसिबल के बाद उसमें उन्होंने सजा करी। तो ये एडमिशन के ऊपर है। अब आता है कन्फेशन। जब एफआईआर हो जाएगी तो क्या आएगा? कन्फेशन। अब कन्फेशन जो है वो पुलिस के सामने एडमिसिबल नहीं है कि साम दाम, मगर उसमें एक चीज़ और है, एक सेक्शन 27 है जो रिकवरी से संबंधित है। उसमें ये कोई आदमी जब पुलिस कस्टडी के सामने कोई बयान देता है और बयान देने के बाद पुलिस उससे बरामदगी कराती है, तो बरामदगी कराने के बाद वो पार्ट जिससे हत्या या लूट या किसी से संबंधित बरामदगी होती है तो वो साक्ष्य में गिराया है। अब इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वकील की काबिलियत के ऊपर है। वकील की काबिलियत ये है कि उसने बयान दर्ज किया या नहीं किया। यही पे इसके बाद एक चीज़ और बता रहा है, मृत्यु पूर्व बयान। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि आदमी ने मृत्यु पूर्व बयान दे दिया, उसमें सजा हो जाती है। तो मृत्यु पूर्व बयान धारा 32 में दिया गया है कि कोई आदमी मरने से पहले झूठ नहीं बोलता। तो इसीलिए मृत्यु पूर्व बयान पर ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं हो जाती हैं।
कि हम लोग अधिवक्ताओं की कमियों की वजह से सही से कंडक्ट ना करने के बाद अब एक चीज़ इसमें और महत्वपूर्ण है, जो आदमी मर गया उसके जो दस्तावेज तैयार करे, उसने जो लिखा वो एडमिसिबल है, पता चला अगर उसे प्रॉपरली कंडक्ट कर लिया उसमें सजा हो सकती है। अब यहीं पे सुसंगत में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बहुत से दस्तावेज हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो रेलिवेंट है, सुसंगत है, 34 से लेके सारी चीज़। अब इसी में आता है एक्सपर्ट ओपिनियन, डॉक्टर की राय क्यों सुसंगत होती है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्यों सुसंगत होते हैं, क्यों रेलिवेंस होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि ये इनमें प्रोवाइड किया गया है 45, 46, 47 में इस तरह से है। अब एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा, इसके बाद आता है जुडिशल नोटिस 56, 57, 58, बहुत छोटा नटसल में बता रहा हूँ। बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें सिद्ध भी नहीं कर रहा है, मगर आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद सजा होनी है, कोई हिंदुस्तान में बचाने वाला नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ कि लोगों में जागरूकता फैले। वो जागरूकता फैलने है कि दहेज हत्या का मामला है, घर के अंदर लड़की मरी है, आपने सब लोगों को हॉस्टाइल कर दिया, पक्षद्रोही कर लिया, तब भी सजा होती है। लोग वकील कहते हैं साहब जज साहब मिल गया, ऐसा नहीं है। घर के अंदर लड़की मरी है, स्ट्रैंगुलेशन है, गोली से मरी है, हत्या की गई है, तो बर्डन आपके ऊपर है जो 106 एविडेंस के। तो मैं यही बात कि वकालत का पेशा में भारतीय साक्ष्य नियम बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस जुडिशल, अब उसके बाद आता है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए। हम आप बैठे, आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, कल पेपर में करेंगे, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। अभी आपने सुनाई कि साहब अरविंद जी वहाँ बोल रहे थे, हमने उनका लिख लिया, तो ये हियर से एविडेंस है। तो एविडेंस हमेशा सीधी होनी चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अभी कोई पेपर आप छाप रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उस एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए कि प्राथमिक। यहीं पे एक चीज़ बता रहे हैं, 65 भी एक जुड़ गया है, जो आज वीडियो आप बना रहे हैं और वीडियो आपने बनाया, जब इसे फ्लैश करेंगे तो 65 भी का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि इस वीडियो में मैंने कोई छाटाछाटी नहीं की, तो ये एविडेंस में ग्राह्य होगा, अदरवाइज ग्राह्य नहीं होगा। अब इसके बाद आता है 90 से 91 से 100 डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस के। अब उसके बाद आता है 101 से लेके 114 तक बर्डन ऑफ कैसे किस पे सिद्धि का भार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आदमी मुकदमा लाता है, सिद्धि का भार उसी पे होता है, वो ओरल एविडेंस से करे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से करे, किसी से करे। शिफ्ट कब होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि उन्होंने काउंटर केस ले लिया, जहाँ काउंटर केस ले लिया वहाँ सिद्धि का भार आप पे चला गया, कोई बचाने वाला नहीं है। कुछ स्पेशल एक्ट निकले हैं, उसमें 105 एविडेंस एक्ट में कहा बर्डन आप पे है, जैसे NI एक्ट है, मास्को एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे तमाम एक्ट हैं जिन पे आपको क्यों झूठा फंसाया गया, ये आपके ऊपर बर्डन है। अब कुछ प्रिजम्पशन है, जो प्रिजम्पशन है 113 और 114 का। 114 का प्रिजम्पशन क्या है, अगर एक औरत की मौत 7 साल के अंदर होती है तो दहेज हत्या मानी जाएगी। उसके लिए 113 बी में कहा है 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। मृत्यु 7 साल के अंदर होना चाहिए, अननेचुरल डेथ होना चाहिए, डिमांड ऑफ डाउरी होना चाहिए, सून बिफोर हर डेथ सिवा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये चारों बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं तो कोई हिंदुस्तान में बचाने वाला नहीं है। अब 113 ये होता है आत्महत्या, लोग बहुत कर रहे हैं, अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो आत्महत्या के लिए 107 अबेटमेंट बहुत ज़रूरी है, वो आपको होना चाहिए कि आपने किसी को उकसाया, उकसाने में परिणति हुई, उसका परिणाम आया। अब 113 है तो प्रिजम्पशन होगा। इसी में 114 है, ये है पुलिस का एडवर्स इन्फ्रेंस। जैसे आप बैठे हुए हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, तो ये माना जाएगा कार या तो आपकी अपनी है या उधार मांग के लाए। अगर दोनों चीज़ आप नहीं सिद्ध कर पाए तो ये माना जाएगा आप चोर हैं या चोरी का सामान रखने वाले हैं। इन्फ्रेंस, गलत इन्फ्रेंस जा करा जाएगा। इसी तरह पुलिस के पेपर, पुलिस के दस्तावेज, PD, FIR और चीज़ों में 114 का इन्फ्रेंस लगता है, और इसीलिए उन कागजों की अगर सेंटिटी को आप नहीं तोड़ेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद आता है 118 से लेके 134 तक विटनेसेस। कौन विटनेस, हु आर द कॉम्पिटेंट विटनेस। पागल हो सकता है, 14 साल का बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, औरत हो सकती है, कौन विटनेस हो सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है साक्ष्य, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। फिर उसका क्रम के बारे में दिया गया है, किस क्रम से आएगा। अगर आपके पक्ष गवाह ने गवाही नहीं दी
तो आपको क्या रेमेडी है, कैसे आप रिकॉल कर लेंगे, कैसे उसकी टेस्टिमनी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कभी कभी ये अब तीसरा एक महत्वपूर्ण आता है जो 161 वगैरह लोग देखते हैं, पुलिस ने बयान लिखा, पुलिस के बयान को कन्फ्रंट कंट्राडिक्ट करा जाता है, इम्पीच किया जाता है, ये एविडेंस के जरिए ही किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आता है 165 में मजिस्ट्रेट और जज को एक पावर है कि वो एम्बिगुइटी दूर करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं, और 167 वो है जहाँ की एविडेंस को उस एविडेंस पे नया केस नहीं बन सकता। तो सार में मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतनी जल्दी इतने समय में बता दिया, मेरे दर्शकों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और फिर से उत्सुकता बढ़ेगी। अगली बार मैं फिर आपसे नए विषय के साथ फिर आपको कोई नया टॉपिक